नमस्कार। आज हम एक बहुत ही निजी और सच कहूँ तो रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव की गहराई में उतर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, ये वृत्तांत जो है लैंगिक दानवों से मुक्ति की ओर, ये एक व्यक्ति के उन अनुभवों का जिक्र करता है जिन्हें वो अलौकिक शक्तियों, मतलब इनक्यूबस या सक्यूबस जैसी यौन प्रकृति की सत्ताओं से हुई मुठभेड़ मानते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक अजीब सी बेचैनी से। ये शख्स बताते हैं कि उन्हें अचानक बिना किसी वजह के असामान्य रूप से यौन उत्तेजना महसूस होने लगी और साथ ही घर में अजीब सी घटनाएं होने लगी। कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रहे थे। और स्रोत ये भी कहता है कि उन्हें लगा कि शायद इन विषयों पर कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने अनजाने में या शायद जानबूझकर ही इन सत्ताओं को न्योता दे दिया हो। हाँ, पर साथ ही एक शक भी था मन में। क्या पता वो पहले से ही वहां मौजूद थीं? ये सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। ये बहुत दिलचस्प है। अक्सर ऐसे जो व्यक्तिगत खाते होते हैं ना, वो दिखाते हैं कि कैसे हमारी तीव्र भावनाएं, हमारे डर, हमारी इच्छाएं और ऐसी घटनाएं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता, वो आपस में उलझ जाती हैं। सही कहा। और फिर इंसान अपने अनुभवों को समझने के लिए कोई ना कोई ढांचा ढूंढता है, चाहे वो अलौकिक हो या मनोवैज्ञानिक। बिल्कुल। यहाँ व्यक्ति एक अलौकिक ढांचे की तरफ झुकता दिख रहा है। स्रोत में फिर वो बताते हैं कि उन्हें क्या क्या महसूस हुआ, शारीरिक तौर पर और भावनात्मक रूप से भी। जैसे पहले एक तेज चिंता का एहसास, और फिर वही चिंता अजीब तरह से शारीरिक उत्तेजना में बदल गई। अच्छा, चिंता का उत्तेजना में बदलना, ये तो थोड़ा अजीब है। और इससे भी ज्यादा अजीब ये कि परिवार के सदस्य घर में मौजूद हैं और उस वक्त भी उन्हें एक अनुचित सा पर सुखद एहसास हो रहा था। ये तो काफी कन्फ्लिक्टिंग भावनाएं होंगी। बहुत ज्यादा। फिर वो एक धीमी कंपन या जैसे कोई स्टैटिक चार्ज होता है ना, वैसा महसूस होने की बात करते हैं, पूरे शरीर में या किसी खास हिस्से में। जैसे हवा में बिजली दौड़ रही हो। हाँ, कुछ वैसा ही। और हवा के दबाव में बदलाव महसूस होना या हवा की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बदल गई हो ऐसा लगना। कभी अचानक तेज गर्मी लगने लगती थी। ये शारीरिक संवेदनाएं, कंपन, दबाव, तापमान में बदलाव, ये अक्सर ऐसी कहानियों में सुनने को मिलती हैं जहां व्यक्ति को लगता है कि कोई अनदेखी उपस्थिति है। और सिर्फ महसूस होना ही नहीं, बल्कि छूने और चूमने का एहसास भी, बहुत ही वास्तविक। ये अनुभव को और भी ज्यादा व्यक्तिगत और डरावना बना देता है। एक घटना तो खास तौर पे बहुत ही अजीब है। वो बताते हैं कि एक बार उनके सिर के बिल्कुल ऊपर एक छोटे से गोल हिस्से में बाल ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई एनर्जी हो। जैसे सिर खुल गया। हाँ, बिल्कुल वैसी ही भावना, मानो दिमाग एक तरह से खुल गया हो। और ठीक उसी वक्त एक बहुत ही तेज ऊंची पिच वाली आवाज सुनाई दी। आवाज सिर्फ उन्हें या? नहीं, यही तो बात है। घर में जो कुत्ते थे उन्होंने भी वो आवाज सुनी और प्रतिक्रिया दी, भौंकने लगे या डर गए शायद। अच्छा, तो ये एक बाहरी घटना बन गई, सिर्फ उनका अंदरूनी अनुभव नहीं रहा। ये बात वृत्तांत को एक अलग मोड़ देती है। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने कोशिश की उस शक्ति से संवाद करने की, हाथ के इशारों से हाँ या नहीं में जवाब पाने के लिए। हाँ, और उन्हें जो जवाब मिले वो और भी ज्यादा परेशान करने वाले थे। उन्हें लगा कि पुष्टि हो गई है कि ये जो उपस्थिति है ये खतरनाक है। खतरनाक? हाँ, और ये कि वो एक दानव है, और फिर कि वो इनक्यूबस और सक्यूबस दोनों हैं। दोनों मतलब एक ही सत्ता, स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में, या शायद एक से ज्यादा सत्ताएं थीं। यही शक उन्हें भी हुआ, क्योंकि जवाब साफ नहीं थे, बड़े असंगत और उलझाने वाले, कभी हाँ कभी ना। और यहीं पर अक्सर डर और जिज्ञासा का वो अजीब सा मेल देखने को मिलता है ना। इंसान डरा हुआ भी है पर जानना भी चाहता है। बिल्कुल। और वो उन विरोधाभासी जवाबों में भी कोई मतलब निकालने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये मानवीय स्वभाव है। हम पैटर्न ढूंढते हैं, मतलब निकालते हैं, भले ही जानकारी अधूरी या भ्रामक क्यों ना हो। यहाँ शायद पुष्टि पूर्वाग्रह, मतलब कॉन्फर्मेशन बायस भी काम कर रहा हो। जो वो मानना चाहते हैं उसी के संकेत ढूंढ रहे हो सकता है। पर इसके बाद जो हुआ वो शायद सबसे ज्यादा भयानक था। ये पूरा अनुभव एक बुरे सपने में बदल गया। सपना? हाँ, पर ये कोई आम बुरा सपना नहीं था। इसमें स्लीप पैरालिसिस भी शामिल था। ओहो, नींद और जागने के बीच की वो अवस्था।
जब आप हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते पर होश में होते हैं, वो अपने आप में बहुत डरावनी होती है। कथावाचक ने इसे उन आत्माओं या शक्तियों की मौजूदगी से जोड़ा। उन्हें लगा कि वो शक्तियां उन्हें जकड़ रही हैं। सपने में क्या देखा उन्होंने? सपने में उन्हें लगा कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई अनदेखी शक्ति। वो डर के मारे उस पर गोली चला रहे हैं। गोली? हाँ। फिर सीन बदलता है। एक यौन दृश्य आता है जिसमें एक और पुरुष भी शामिल है, जो बहुत ही विचलित करने वाला था उनके लिए। और फिर सपने का अंत होता है बिस्तर पर। उन्हें लगता है कि उन्हें कसकर जकड़ लिया गया है और धमकाया जा रहा है। धमकाया जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? ये स्पष्ट नहीं है, पर उन्हें तीव्र खतरा महसूस हुआ। और सबसे भयानक बात, जब उन्होंने सपने में अपनी माँ को आवाज देकर ये सब बताने की कोशिश की, तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपनी ही जीभ निगल ली हो। वो बोल ही नहीं पाए। ये तो बेहद खौफनाक कल्पना है, असहाय होने का चरम एहसास। बिल्कुल। और जब वो इस भयानक सपने से जागे, तब भी बिस्तर में हल्की सी हलचल महसूस हुई, जैसे कोई अभी भी वहां हो। जागने के बाद भी? हाँ, बस इस सब के बाद वो पूरी तरह तंग आ चुके थे। उन्होंने तय कर लिया कि अब कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने घर को शुद्ध करने, उसे साफ करने और इन कथित राक्षसों को भगाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। आध्यात्मिक या पारंपरिक अनुष्ठान इसमें मदद करते महसूस हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो खुद को धार्मिक नहीं मानते थे। अच्छा। हाँ, पर इस स्थिति में उन्होंने प्रार्थना की, बाइबल के कुछ अंश पढ़े, और उन्हें ये करके एक सकारात्मक ऊर्जा सी महसूस हुई, जैसे कुछ ताकत मिली हो। ये दिखाता है कि कैसे संकट के समय विश्वास की व्यवस्थाएं, चाहे वो हमारी रोजमर्रा की ना हो, हमें सहारा और नियंत्रण का भाव दे सकती हैं। उन्होंने फिर योजना बनाई, नमक का इस्तेमाल करके, एमेथिस्ट क्रिस्टल का उपयोग करके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने की। ये पारंपरिक तरीके हैं नकारात्मकता या बुरी शक्तियों को दूर करने के, जो कई संस्कृतियों में पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज हुई। उनमें एक तरह का वहम या पैरानोया जिसे कहते हैं, वो बढ़ गया। अच्छा, किस तरह का वहम? अब उन्हें अपने शरीर की सामान्य हरकतें भी, जैसे मांसपेशियों का फड़कना या कोई हल्की सी सनसनी, वो भी उसी उपस्थिति से जुड़ी लगने लगी। हर छोटी चीज का वो वही मतलब निकालने लगे। ये अति सतर्कता, हाइपर विजिलेंस हो सकती है। जब डर हावी होता है तो हम हर संकेत को खतरे से जोड़ने लगते हैं। हाँ, लेकिन अब वो सिर्फ डर नहीं रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे उस उपस्थिति को आदेश देने की, उसे जाने के लिए कहने की, नियंत्रण वापस लेने की कोशिश। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है, निष्क्रिय शिकार होने से सक्रिय रूप से विरोध करने की तरफ बढ़ना। पर यहाँ कहानी में एक और बड़ा ही विरोधाभासी मोड़ आता है। वो क्या? इतनी भयावह घटनाओं के बावजूद कथावाचक ने एक कथित स्त्री सत्ता के साथ हुए अनुभव को लगभग प्यार भरा बताया। प्यार भरा? उस दानव जैसी शक्ति के साथ? हाँ, ये बहुत ही अजीब और उलझाने वाली बात है। उन्होंने एक यौन मुठभेड़ का विस्तार से वर्णन किया, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से असली और तीव्र महसूस हुई। शारीरिक संवेदनाएं भी थी? बहुत ज्यादा। चिपकना, चूमना, हाथ पकड़ना, ये सब बहुत वास्तविक लगा उन्हें। और सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक संवाद भी, जैसे वो बिना बोले एक दूसरे की बातें समझ रहे हों। ये तो अनुभव को बिल्कुल ही अलग स्तर पर ले जाता है। डर के साथ एक तरह का जुड़ाव या आकर्षण। हाँ, ये विरोधाभास ऐसी कहानियों में असामान्य नहीं है। ये अनुभव की भावनात्मक जटिलता को दिखाता है। शायद अकेलापन या तीव्र इच्छाएं भी इसमें भूमिका निभा रही हों। और इस अनुभव के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि दोनों ने एक साथ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। अच्छा। और उसके ठीक बाद एक पुरुष सत्ता का विलंबित चरमोत्कर्ष महसूस हुआ, जैसे वो भी वहीं मौजूद था। और इसे उन्होंने कैसे समझा? उन्होंने इसे एक मानसिक ऊर्जा के हस्तांतरण के रूप में देखा, जैसे उनकी ऊर्जा ली जा रही हो। और उनका मानना था कि ये जो पुरुष सत्ता थी वो हिंसक और बुरी थी, जबकि स्त्री वाली ज्यादा सौम्य या प्यार भरी लगी। तो दो अलग अलग तरह की शक्तियां या एक ही शक्ति के दो पहलू, ये बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। और यहाँ कथावाचक खुद भी संदेह करते हैं। स्रोत में वो इस सवाल पर भी विचार करते हैं कि क्या ये सब उनके अपने मन की उपज हो सकता है। हाँ, ये आत्मचिंतन महत्वपूर्ण है। वो स्वीकार करते हैं कि अगर ये सब दिमाग का खेल है, तो उनका मन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, जो इतने वास्तविक और तीव्र अनुभव पैदा कर सकता है। सही बात। और एक और चीज का जिक्र है, घर का माहौल। घर का माहौल। हाँ, वो बताते हैं कि उस दौरान उनके माता पिता के रिश्ते में तनाव चल रहा था।
घर में एक तरह की बेचैनी या नकारात्मकता का माहौल था। अच्छा। और वो सोचते हैं कि शायद इस तनावपूर्ण माहौल का भी उनके अनुभवों पर कोई असर पड़ा हो। शायद इसने उन्हें ज्यादा संवेदनशील बना दिया हो या नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित किया हो। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बाहरी तनाव, घर का माहौल, ये सब हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर गहरा असर डालते हैं और कभी-कभी ये अंदरूनी अनुभवों को या तो तीव्र कर सकते हैं या उन्हें खास रंग दे सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये कहानी एक व्यक्ति के बहुत ही गहरे व्यक्तिगत और भयानक संघर्ष को दर्शाती है। हाँ, एक तरफ डरावने, समझ से परे अनुभव हैं जिन्हें वो अलौकिक मुठभेड़ों के नजरिए से देख रहे हैं। दूसरी तरफ विश्वास और रस्म रिवाजों के जरिए वो नियंत्रण और सुरक्षा पाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही इन अनुभवों के प्रति उनके मन में बहुत ही मिलीजुली, विरोधाभासी भावनाएं हैं, डर भी और एक अजीब सा लगाव भी। ये विवरण दिखाते हैं कि कैसे तीव्र व्यक्तिगत भावनाएं जैसे डर, इच्छा, चिंता अस्पष्ट शारीरिक संवेदनाओं के साथ मिल जाती हैं। और फिर इंसान उन्हें समझने के लिए कोई कहानी गढ़ता है, कोई ढांचा ढूंढता है, चाहे वो अलौकिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या कुछ और। हम यहाँ बस स्रोत में दी गई जानकारी और कथावाचक की अपनी व्याख्या को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हमारा मन, हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो खुद ऐसे जीवंत, ऐसे वास्तविक लगने वाले अनुभव पैदा कर दें जिसमें शारीरिक संवेदनाएं हों, बाहरी लगने वाली आवाजें हों, यहाँ तक कि दूसरों के साथ इंटरेक्शन भी महसूस हो? या फिर क्या वो वाकई किसी बाहरी अनदेखी शक्ति या वास्तविकता के संपर्क में थे? ये अनुभव हमें मन की गहराइयों और बाहरी दुनिया की हकीकत के बीच की उस धुंधली सी रेखा पर सोचने को मजबूर करता है, खासकर तब जब हम ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जिनका हमारे पास कोई सीधा सरल जवाब नहीं होता। ये सवाल शायद हमेशा बना रहेगा।